हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय हिंदीमान में। तो आज बेटा हम शुरू कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनका सॉल्यूशन। और 2019 का 346 एफडी कोड है, सेट 1 है। एक साल में 7 सेट प्रिंट होते हैं यूपी में। तो ये 2019 का पहला सेट हम सोल्व कर रहे हैं। कोशिश करेंगे 2023 तक के मैक्सिमम सेट हम सोल्व करें। कुछ आपके लिए छोड़ेंगे, कुछ आप लोग करोगे। और इसके लिए मैं एक अनसोल्व पेपर का यूज कर रहा हूँ और ये है अरिहंत अवतार के नाम से आता है। तो आप भी ये ले सकते हैं, कोई और भी ले सकते हैं जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दे रखे हो। तो अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो जो पहला पार्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव, जिसमें 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उसमें अब इसमें होगा ये कि जो पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन हमारे कोर्स से बाहर हो चुके हैं, वो हमको छोड़ देने हैं। मैं बता दूंगा आपको कौन कौन से हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन कोर्स से बाहर है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं सीधे। ये कह रहा है कि एक बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है। तो बैलेंस ब्रिज है तो देखो, इसने कहा है कि इसकी चारों साइड में जो रेजिस्टेंस है और जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है वो सेम है। तो अगर जब ये बैलेंस है तो बैलेंस के केस में गैल्वेनोमीटर में कोई करंट जाती नहीं है, तो इसको हटा सकते हैं यहाँ से। और वैसे भी अगर सपोज नहीं दिया हुआ है कि बैलेंस है, तो कैसे चेक करेंगे कि बैलेंस है या नहीं। तो कोई भी दो पास वालों का हम रेशो निकाल लेंगे। जैसे R/R 1 आ जाएगा, R/R 1 आ जाएगा। अगर इन दोनों का रेशो और इन दोनों का रेशो इक्वल आ जाए तो ये बैलेंस होता है। ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि इन दोनों का रेशो और इन दोनों का रेशो सेम आना चाहिए। तो बैलेंस हो गया, तो इसमें तो कोई करंट नहीं जा रही, तो हमने इसको हटा दिया गैल्वेनोमीटर को। तो अब बिल्कुल सिंपल है। देखो, दो R के 2 जुड़े हैं सीरीज में, नीचे R के 2 जुड़े हैं सीरीज में। ऊपर का हो जाएगा 2R, नीचे का हो जाएगा 2R। अब 2R के 2 जुड़े हैं पैरेलल में। तो ये आपको समझा देते हैं, याद रखना आप लोग, कि अगर सेम रेजिस्टेंस जुड़े हों तो सपोज सेम रेजिस्टेंस हमने R के कितने जोड़े हैं, N जोड़े हैं, तो रिजल्ट जो होता है पैरेलल में, ये केवल किसके लिए रूल है? पैरेलल के लिए, समांतर क्रम के लिए। तो समांतर क्रम में अगर एक जैसे प्रतिरोध जुड़े हों तो जितने भी जुड़े हों उससे डिवाइड कर देते हैं, हमारा आंसर आता है। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। तो अब आप देखो कि 2R और 2R के 2 जुड़े हैं और किस में जुड़े हैं? समांतर क्रम में। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2R/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा है? फर्स्ट है। ऐसे दूसरा क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा का वोल्टेज और धारा का समीकरण दे रखा है और पूछ रहा है कि इस परिपथ में कितनी शक्ति अक्षय होगी। तो परिपथ में जो पावर लॉस होता है उसका फॉर्मूला, एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई, जहां पर फाई क्या है? कलांतर है। तो ये हमें कलांतर से निकलेगा। कलांतर हमें पहले पता करना पड़ेगा। कलांतर क्या होता है बेटे? फेज का डिफरेंस। अब फेज कैसे निकालेंगे? देखो, एक चीज ध्यान रखनी है, जब फेज निकालोगे तो दोनों समीकरण एक जैसी होनी चाहिए। जैसे ही कॉस में और ये साइन में है तो इसमें फेज नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि दोनों को एक ही तरीके से चेंज कर लो। जैसे मैं इसको लिख सकता हूं 5 sin 90, that means π/2 प्लस थीटा, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है? cos थीटा, सभी बच्चे जानते हैं। अब आप देखो कि इसकी फेज ω/t प्लस π/2 है और इसकी फेज केवल कितनी ω/t। फेज क्या होता है? साइन और cos के साथ लिखा हुआ। तो इसमें भी ये इक्वेशन भी साइन में आ गई, ये भी साइन में आ गई। तो अब हम इनकी दोनों की तुलना कर सकते हैं। तुलना करके क्या देखेंगे कि साइन के साथ ω/t लिखा है, इसमें ω/t प्लस π/2 लिखा है। तो दोनों में कला में कितना अंतर है? इसकी और इसकी कला में कितना अंतर है? ये अंतर है π/2 का। तो कलांतर कितना आ गया? π/2। अब जब हम कलांतर लिखेंगे इसमें cos π/2 और cos π/2 कितना होता है? 0। तो फिर यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल पावर कितनी आ जाएगी? हमारी 0 आ जाएगी। तो इसका आंसर भी हमारा कौन सा है? फर्स्ट है। थर्ड पार्ट है कि एक हमारे पास में प्रकाश विद्युत प्रभाव के एक प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवर्ती तथा निरोधी विभव के बीच खींचे गए ग्राफ का ढलान कितना होता है? तो ये आप लोग जाके चेक करेंगे थ्योरी में। तो ये ढलान होता है H/E, इसको याद रखना है। इसका जो फोर्थ पार्ट हमारे पास इसका आ गया है। इसमें एक समीकरण दे रखी है। इसमें कह रहा है कि एक नाभिकीय अभिक्रिया निम्न रूप से व्यक्त की जाती है। इसमें W क्या होगा? कौन सा कण है W? ये समीकरण दे रखी है।
पूछ रहा है डब्ल्यू कौन सा कण है, और 4 ऑप्शन दिए, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है या पॉजिट्रॉन है। ये पॉजिट्रॉन का साइन है, कौन सा कण है। तो कैसे इसको पता करेंगे, दोनों तरफ देख लो आप, इधर Z+2 है, इधर भी Z+2 है, तो दोनों तरफ ये जो परमाणु क्रमांक है नीचे लिखा परमाणु क्रमांक Z और 2 कितना हो गया Z+2, इधर भी कितना Z+2, तो ये तो बैलेंस हो गया, तो यहाँ कितना बचेगा 0। अब ऊपर परमाणु भार को देख लो, A और 4, A+4, यहाँ कितना है A+3, कितना बचा 1। तो ये पार्टिकल है, ये ऐसा पार्टिकल है जिसका परमाणु क्रमांक 0 है, परमाणु भार 1 है। तो ऐसा पार्टिकल कौन होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो इसका ऑप्शन है सी। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इस तरीके से पूरे हो जाते हैं। अब हम आ जाते हैं जो हमारे इसमें सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, सॉरी जो हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, पार्ट बी। हमारे जो पेपर है उसका पार्ट बी या पार्ट ख, खंड ख के नाम से इसमें आ जाते हैं। इसको यहाँ से रब कर देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो जो दूसरा हमारे पास पार्ट है वो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का पार्ट बी, और खंड ख भी लिखते हैं इसको। दोनों में मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर आएगा आपका। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। ये भी कितने क्वेश्चन है इसमें, 6 दे रखे हैं। तो इसमें से भी 1-2 क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो बोर्ड से इस साल बोर्ड के सिलेबस से बाहर हो चुका है। चलिएगा इसका पहला देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरे नंबर का हम जो क्वेश्चन नंबर है क्या देखते हैं। दूसरे का मतलब फर्स्ट, एक तरह से ये कह रहा है अवतल लेंस का प्रथम फोकस की परिभाषा लिखो। तो प्रथम फोकस क्या होता है अवतल लेंस का, आपने शायद पढ़ा होगा। 2 फोकस होते हैं लेंस में, एक प्रथम फोकस और एक द्वितीय फोकस। तो जो द्वितीय फोकस होता है वो तो मेन फोकस होता है, मतलब डेफिनेशन जो होती है फोकस की मेन द्वितीय फोकस के अकॉर्डिंग आती है। लेकिन प्रथम फोकस क्या होता है ये भी आप समझ लें। प्रथम फोकस की परिभाषा ये होती है कि जिस बिंदु पर आपतित प्रकाश किरणें, अगर मान लो लेंस के मुख्य अक्ष पे ये वाला बिंदु है कोई, और कोई प्रकाश की किरण इस बिंदु की तरफ आ रही है और वो लेंस से टकराते ही मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए। ये जो ब्लैक वाली लाइन है ये इसकी मुख्य अक्ष है। देखो क्योंकि हम लोग कर रहे हैं बेटे रिवीजन, तो इसमें पूरी थ्योरी को एक्सप्लेन कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो चैप्टर तो आप खुद से ही पढ़ोगे, मैं केवल क्वेश्चंस बताऊंगा कैसे होंगे। जैसे इसमें पूछा था कौन सा फोकस, प्रथम मुख्य फोकस या प्रथम फोकस, तो क्या परिभाषा होगी देखो। लेंस पे जिस बिंदु पे आपतित प्रकाश किरण लेंस से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए। जैसे ये प्रकाश की किरण आ रही थी और सपोज ये किस बिंदु की तरफ आ रही है, इस वाले बिंदु की तरफ आ रही है। तो अगर इस बिंदु की तरफ आने वाली प्रकाश किरण लेंस से टकराते हैं, अगर ये समांतर हो जाती है जैसे चाह रही है, क्योंकि जरूरी है ना, ऐसे जरूरी नहीं है कि ऐसे ही हो जाए, ये भी हो सकता है टकरा के ऊपर निकल जाए, इधर आ जाए, इधर चली जाए। लेकिन हमें वही बिंदु देखना है जिसमें प्रकाश की किरण लेंस से टकराते ही समांतर हो जाए, उसको मुख्य फोकस, प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। तो जिस बिंदु की ओर आपतित प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए, उसको क्या कहते हैं, प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। हम आपको कल जो हमने बताया है कि भाई हम अपने क्वेश्चंस में कितने शब्दों को रखना है हमें, तो वो भी मैं आपको साथ के साथ बता रहा हूँ कि इस परिभाषा में आप इतना लिखोगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। चित्र भी आप ऐसे छोटा सा चित्र बना दोगे तो काम चल जाएगा। अब दूसरे के ख पे बढ़ते हैं हम। दूसरे के ख में कह रहा है, एक चित्र दिया है इसने, इस चित्र में कह रहा है कि एक तो ये लूप है, लूप मतलब एक वायर है, एक तार है, उसको वृत्त के रूप में मोड़ा गया है, और एक ये वायर है। कह रहा है तार में धारा जा रही है ए से बी। इसने कहा है चित्र अनुसार ए बी
तार में धारा ए से बी की ओर जा रही है और धारा जो जा रही है ये धारा का मान बढ़ रहा है, धारा में वृद्धि हो रही है। तो इसने पूछा है कि ये जो लूप है, इस लूप में अगर धारा प्रेरित हो रही हो, ये कह रहा है लूप में यदि कोई प्रेरित धारा है तो उस प्रेरित धारा की दिशा कैसी होगी, हमें बताना है कैसी होगी दिशा। तो बेटे आपने फैराडे का नियम पढ़ा है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम है। तो फैराडे के नियम में ये कहा जाता है कि जो प्रेरित धारा होती है उसकी दिशा ऐसी होती है कि वो उसी कारण का विरोध करती है जिससे उत्पन्न होती है। पहली बात तो प्रेरित धारा कब उत्पन्न होती है आपको समझाएंगे। प्रेरित धारा तब उत्पन्न होती है जब परिपथ का फ्लक्स बदलता है। जब फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है। अब फ्लक्स में कैसे परिवर्तन होता है ये भी आपको समझा देते हैं। फ्लक्स में परिवर्तन होने के कई तरीके हैं। एक तो फ्लक्स में परिवर्तन हो सकता है गति के कारण, ये बहुत डिटेल में तो आप लेसन में पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि अगर कोई चुंबक है और भाई उसके सामने कोई कुंडली रखी है और चुंबक को हम चला रहे हैं तो कुंडली से निकलने वाला फ्लक्स बदलता है, ठीक है। तो या तो गति की वजह से, या इसका एक और तरीका है फ्लक्स को बदलने का कि अगर हमारे पास चुंबक के बजाय मान लो कोई परिपथ ही है और उस परिपथ में ऐसा करंट बह रही है, तो परिपथ में बहने वाली जो धारा होती है, ये मान लेते हैं परिपथ है, इसमें ऐसा धारा बह रही है, ये परिपथ मान लिया हमने। तो परिपथ में बहने वाली धारा में परिवर्तन करके भी ऐसा किया जा सकता है। तो जो फ्लक्स में परिवर्तन है उसको यहाँ पे अगर हम देखें तो दो तरीके समझ सकते हैं, या तो दो कुंडलियों के बीच या एक चुंबक एक कुंडली के बीच गति हो रही हो, इसको तो बोलते हैं गति के कारण। गति के कारण जो हमारा प्रत्यावर्त जो प्रेरित धारा है उसको उत्पन्न किया जा सकता है। या फिर दूसरा तरीका है कि परिपथ में बहने वाली धारा के कारण दूसरे, जैसे देखो ये इस तार में धारा बह रही है, इस तार की धारा अगर एक जैसी है, मान लो 5 एम्पियर है, तो फिर इस वाले लूप में कोई प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन इस तार की धारा को अगर हम बढ़ा दें या घटा दें फिर इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। और प्रेरित धारा का गुण क्या होता है, प्रेरित धारा किससे उत्पन्न होती है, जो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है उसकी क्या नेचर होती है, वो विरोध करती है। तो यहाँ पे प्रेरित धारा क्यों उत्पन्न हुई इसमें, क्योंकि इसकी धारा बढ़ रही थी, यह धारा कैसी हो रही थी, बढ़ रही थी, तो इसकी धारा इसका विरोध करेगी। अब विरोध कैसे हो, बढ़ने का विरोध कैसे होता है, घटा के। तो इस लूप में धारा ऐसी होगी कि इसको बढ़ने नहीं देगी। अब ये इस तरफ जा रही है धारा, तो इस लूप की धारा इस तरफ आ जाएगी, तो देखो दोनों अपोजिट होगी, तो ये इसका विरोध करेगी। तो इसमें धारा जो है वो कैसी होगी भाई, क्लॉकवाइज। तो चित्र बना के दिखाना है, केवल इसका रीजन भी नहीं बताना है। तो उसने पूछा कैसे, किस अगर प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है तो किस दिशा में उत्पन्न हो रही है, तो बस इतना बताना है। ये इसका ख पार्ट हो गया। अब इसके बाद इस क्वेश्चन का हम ग पार्ट देखते हैं। तो ग पार्ट जो है बेटे वो हमारे बोर्ड परीक्षा में के सिलेबस में नहीं है। घ पार्ट है वाटहीन धारा किसे कहते हैं। अभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया था जिसमें एवरेज पावर जो आई थी परिपथ में वो 0 आई थी, वो कोस और साइन वाला। तो वाटहीन धारा वही होती है कि ऐसी धारा जो परिपथ में प्रवाहित, जब परिपथ में प्रवाहित हो तो परिपथ में जो शक्ति क्षय है वो 0 हो। शक्ति क्षय कितना हो, तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी, वाटहीन धारा ऐसी प्रत्यावर्ती धारा है जो जब किसी परिपथ में प्रवाहित होती है तो उसमें होने वाला शक्ति क्षय कितना होता है, 0 होता है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा बह रही है लेकिन फिर भी उसमें शक्ति क्षय 0 है, तो ऐसी धारा को क्या बोलते हैं, वाटहीन धारा बोलते हैं। तो बस ये 2 लाइन में इसका उत्तर आ जाएगा। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें इसे ये कह रहा है कि 10,000 एंगस्ट्रोम की जो तरंग दैर्ध्य है वो किस स्पेक्ट्रम के किस भाग में पड़ेगी। अब अगर तुम बच्चे जानते हो तो एक इसमें आपकी यूनिट नंबर 6 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसमें आपको मैं समझा दूं कि बेटा हमारी जो आंखें होती हैं, मनुष्य के जो नेत्र होते हैं वो केवल
जो सूर्य से हमारे पास प्रकाश आ रहा है, सूर्य से हमारे पास विभिन्न प्रकार के विकिरण आते हैं, उस विकिरण में से केवल जो दृश्य प्रकाश होता है उसको हम देख पाते हैं। तो जो दृश्य क्षेत्र है, दृश्य प्रकाश में जो दृश्य क्षेत्र है हमारा, वो कहां से कहां तक है? जिस तरंग की तरंग दैर्ध्य 4000 से लेके और 7800 एंगस्ट्रॉम तक होगी, उनको हम देख पाते हैं। 4000 से कम वाली को नहीं देख पाते, 7800 से ज्यादा वाली को नहीं देख पाते। अब ये वाला हमारा विजिबल रीजन होता है, और ये तुमने पढ़ा भी होगा कि इसमें पड़ने वाली सभी जो तरंग दैर्ध्य हैं उनको हम ऐसे दिखा सकते हैं विब की ओर से। वी मतलब वायलेट, मतलब बैंगनी, और आर मतलब रेड। तो मनुष्य जो है, मनुष्य के नेत्र जो है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से कम नहीं देख पाते हैं, 7800 से ज्यादा नहीं देख पाते हैं। ये हमारा दृश्य क्षेत्र है। 7800 से ज्यादा वाली को रेड लिखा हो ना, तो इनको बोलते हैं इंफ्रारेड, इंफ्रारेड या अवरक्त। जो क्वेश्चन में पूछा है वो कितना है? 10,000। 10,000 कितना है? 7800 से ज्यादा है, तो कौन से क्षेत्र में पड़ेगी ये? अवरक्त क्षेत्र में। तो इसमें केवल आपको एक शब्द में उत्तर देना है, मतलब क्लियर केवल ये बताना है कि अवरक्त क्षेत्र, या एक लाइन में लिखना चाहते हो तो लिखो कि 10,000 एंगस्ट्रॉम की तरंग दैर्ध्य स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में पड़ेगी। अगला क्वेश्चन, इसमें जो 6 पार्ट करके दे रखा है इसने, इसमें कह रहा है कि कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं? कला संबद्ध स्रोत, कला संबद्ध स्रोत, स्रोतों से आप क्या समझ सकते हैं, क्या समझते हैं? कोहेरेंट सोर्सेज बोलते हैं, कोहेरेंट सोर्सेज। ये आपको कौन से चैप्टर में मिलेगा? ये आपको मिलेगा व्यतिकरण वाले चैप्टर में। तो इसकी बहुत सिंपल परिभाषा है। कला, कला मतलब फेज, ऐसे स्रोत, प्रकाश के ऐसे स्रोत, मान लो एक स्रोत ये S1 है और दूसरा स्रोत ये S2 है, तो ऐसे स्रोत जिनके बीच में जो कलांतर है वो नियत रहे। कैसा रहे? नियत रहे या कांस्टेंट रहे, उनको हम क्या बोलते हैं? कला संबद्ध स्रोत। तो अगर इसमें परिभाषा लिखनी हो तो एक लाइन में लिखेंगे, प्रकाश के ऐसे स्रोत जिनके बीच का कलांतर निश्चित हो, नियत हो, नियतांक हो, कुछ भी कह सकते हैं, या एक जैसा रहे, उन्हें हम क्या कहते हैं भाई? कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कैसे प्राप्त करेंगे? तो कला संबद्ध स्रोत प्राप्त करने के लिए मूल स्रोत एक ही होना चाहिए। अगर कोई प्रकाश का स्रोत हमारे पास है और उससे ही हम 2 स्रोत बना दें तो वो दोनों कला संबद्ध स्रोत होंगे। जैसा आपने यंग के प्रैक्टिकल में पढ़ा भी है कि एक स्लिट होती है और उससे ही फिर जो निकलने वाला प्रकाश है वो 2 अलग अलग स्लिटों से निकलता है। तो इसी स्रोत से एक ये बन गया और एक ये बन गया, तो दोनों क्या है? कला संबद्ध स्रोत है। तो कला संबद्ध स्रोत कौन से होते हैं? जिनके बीच का कलांतर निश्चित हो, या फिर क्या कह सकते हैं कि जो एक ही मूल स्रोत से प्राप्त किए जाएं, उन्हें हम कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। क्योंकि देखो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूं इसलिए इनमें इतना समय लग रहा है, नहीं तो आप देखेंगे कि 1 लाइन 2 लाइन मैक्सिमम 2.5 लाइन 3 लाइन में इनका आंसर आ जाता है। तो जो मैंने आपको कल टाइम बताया था कि इनमें 10 से 15 मिनट लगाने हैं, तो दोनों जो क्वेश्चन है हमारे मतलब ऑब्जेक्टिव और वेरी शॉर्ट, ये हमारे निपट गए। इससे ज़्यादा टाइम इनको नहीं देना है। अब क्वेश्चन नंबर खंड सी पे आते हैं हम। खंड सी से हिंदी में से लिखा हुआ है, वैसे खंड सी है। ये कौन सा है भाई? ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। और ये कितने हैं भाई? इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं और टोटल क्वेश्चंस कितने हैं? टोटल क्वेश्चंस इसमें 4। टोटल क्वेश्चंस कितने हैं? 4 है। चलो जी इनको निपटाते हैं फटाफट। पहला पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, पहला पार्ट इसका क्या है? इसमें कह रहा है यंग के द्विस्लिट प्रयोग में किसी बिंदु पर पहुंचने वाली तरंगों का पथांतर λ/3 है। पथांतर कितना दे रखा है? λ/3। फिर पूछ रहा है इस बिंदु पर परिणामी तीव्रता आई है। अब ये कह रहा है प्रतिरूप में अधिकतम तीव्रता I0 है।
इसका और इसका अनुपात पूछ रहा है। पहली बात तो अधिकतम तीव्रता जो अधिकतम होती है वो कितनी होती है। इससे भी पहले जो तीव्रता का नॉर्मल फॉर्मूला है वो होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 इंटू I2 इंटू cos फाई, जहां फाई क्या है, कलांतर है। अधिकतम तीव्रता के लिए cos फाई का अधिकतम मान रखते हैं। cos फाई का अधिकतम मान होता है 1, ये तब आता है जब कलांतर कितना होता है, 0। अधिकतम तीव्रता के लिए cos फाई को 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो गया हमारी अधिकतम तीव्रता। अभी जो हमें कंडीशन दी है उसमें पथांतर कितना दे रखा है, λ/3। एक सूत्र होता है, क्योंकि जब भी हम तीव्रता निकालेंगे तो हमें क्या पता होना चाहिए, कलांतर पता होना चाहिए। एक सूत्र होता है कलांतर बराबर 2π/λ इंटू पथांतर। ये सूत्र कहाँ मिलेगा आपको, ये 11th में था, लेकिन जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा अभी तो उसको डायरेक्ट याद रख लो, कलांतर बराबर 2π/λ इंटू पथांतर। अब इसने पथांतर कितना दे रखा है, λ/3, तो लैम्डा से लैम्डा कट गया, कितना आ गया 2π/3। पाई की वैल्यू रख दो, कितना आ गया 120 डिग्री। तो जो तीव्रता तुम्हें निकालनी है वो किस पे निकालनी है भाई, I1 प्लस I2 प्लस 2 इंटू अंडर रूट I1 इंटू I2 इंटू कोस तुम्हें रखना है 120 डिग्री। कोस 120 होता है -1/2, कितना होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 इंटू I2 इंटू -1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आएगा I1 प्लस I2 माइनस अंडर रूट I1 इंटू I2। अब अनुपात ऐसे तो निकल नहीं पाएगा, तुम अपनी तरफ से मान लो कि जो दोनों स्रोत हैं उनकी जो तीव्रता है दोनों की, तुम मान लो कितनी है, I डैश है, ये मान लिया। अब तुम यहाँ पर रख के देख लो भाई, जैसे अधिकतम तीव्रता थी तो कितनी आ जाएगी अधिकतम तीव्रता, I डैश प्लस 2 अंडर रूट I डैश इंटू I डैश। कितना हो जाएगा ये I डैश, 2I डैश हो गया प्लस 2, ये वर्गमूल से बाहर आके कितना हो जाएगा I डैश, कितना आ जाएगा 4I डैश। भाई ये स्क्वायर हो जाएगा ना, स्क्वायर बाहर आ जाएगा। यहाँ पे कितनी आएगी तुम देख लो, यहाँ भी I डैश प्लस I डैश माइनस अंडर रूट I डैश इंटू I डैश, कितना हो जाएगा 2I डैश माइनस I स्क्वायर बाहर आएगा, कितना रह जाएगा I डैश, कितना बचेगा यहाँ भी I डैश। अब अनुपात निकाल लो तुम, I/I0 जो पूछा हुआ है, सोल्व करेंगे, I की जगह कितना आ गया I डैश, इसकी जगह कितना आ गया 4I डैश, सोल्व करेंगे 1/4, ये हमारा आंसर आ गया। ध्यान देंगे जो मॉडल मतलब जो इसमें अनसोल्ड में आंसर दे रखा है इसका गलत है। अनसोल्ड में इसका आंसर 1:1 दे रखा है, विच इज रॉन्ग। दो ही बातें हो सकती हैं, या तो क्वेश्चन मिसप्रिंट है या इसका आंसर गलत है, क्योंकि इसका आंसर जिस पथांतर पे इसने दे रखा है 101% यही आंसर आएगा। तो ये हो गया हमारा तीसरे का क। अब देखते हैं तीसरे के ख क्वेश्चन को। तीसरे का ख, इसको देख लेते हैं। इसमें कह रहा है 3 माइक्रोकूलम का एक आवेश निर्देश तंत्र के मूल बिंदु पर है, मतलब एक चार्ज रखा है यहाँ पे और ये कितना है 3 माइक्रोकूलम है। फिर कह रहा है 2 पॉइंट हैं, 2 अलग अलग पॉइंट दे रखे हैं। एक दे रखा है A, यह 5A और 0, ये मान लेते हैं कौन सा अक्ष है X, ये मान लेते हैं Y है। तो पहला जो पॉइंट दे रखा है A, वो उसके निर्देशांक दे रखे हैं 5A और 0। 5A तो मान लो ये यहाँ तक 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो गया 5A, कितना हो गया 5A और 0, Y अक्ष में है ही नहीं, तो ये वाला पॉइंट हमारा आ गया 5A, 0, 1 2 3 4 5। हमने मान लिया ये इतनी डिस्टेंस कितनी है A है, तो A फिर A, तो हमने 5A और 0 ये पॉइंट पहला इसमें मार्क कर लिया। दूसरा पॉइंट जो है हमारा वो कौन सा है, दूसरा पॉइंट दे रखा है इसने बेटा B कितना है, B भी देख लेते हैं, -3A और 4, -3A और 4A। तो -3A मतलब इधर की तरफ 1 2 3, तो ये तो हो गया -3A और 4A
4a, क्योंकि y में प्लस दे रखा है तो ऊपर की तरफ होगा, इधर -x होता है तो हमने माइनस ले लिया, y प्लस दे रखा है कितना 4, 1 2 3 4। तो हमारा जो दूसरा पॉइंट आ गया भाई वो ये आ गया यहाँ पे, कौन सा है ये, -3a, 4a। पूछ रहा है इस b और a पॉइंट के बीच कितना विभवांतर होगा। तो तुम बेटे अगर विभव का सूत्र देखोगे तो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन डिस्टेंस। तो क्योंकि चार्ज तो सेम है, ठीक है, तो डिस्टेंस देख ले, इसकी डिस्टेंस कितनी होगी 5a मूल बिंदु से, और इसकी डिस्टेंस ये होगी ये वाली। अब ये कैसे निकालोगे तुम, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये दिख रहा है समकोण त्रिभुज। इस त्रिभुज में ये वाली डिस्टेंस कितनी है 4a और ये डिस्टेंस कितनी है 3a। पाइथागोरस का प्रमेय सब बच्चे जानते हैं, आधार का वर्ग प्लस कर्ण का वर्ग, ये कितनी आ जाएगी 5a। तो आप देखेंगे क्योंकि इस चार्ज की डिस्टेंस कितनी है 5a, इस चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस a की कितनी है 5a, और b की डिस्टेंस भी कितनी है 5a, क्योंकि दोनों बिंदु समान दूरी पर हैं, इसलिए इन पे जो विभव है वो कैसे होंगे, समान होंगे। अतः तुम्हें क्या निकालना है, विभवांतर। तो विभवांतर कितना होता है, a का विभव माइनस b का विभव, विभव का अंतर। अब क्योंकि a का विभव और b का विभव सेम है तो कितना आ जाएगा विभवांतर, 0 आ जाएगा। ये हमारा इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गय, तीसरे का गय। मुझे बोर्ड रब करना पड़ेगा इसके लिए, तो इधर से रब कर देते हैं बोर्ड को। इसमें दिया हुआ है, इसने 2 सेल दिए हुए हैं, एक चित्र दिया हुआ है, इस चित्र में एक सेल ये जोड़ा है और एक सेल ये जोड़ा है, और इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध दे रखा है 2 ओम, इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध दे रखा है 1 ओम। यहाँ पे एक वोल्टमीटर लगा के दिखाया है, ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है। ये वाला जो सेल है अपना, इसका ईएमएफ दे रखा है 18 वोल्ट, इसका ईएमएफ दे रखा है 12 वोल्ट, और पूछ रहा है कि यहाँ पे वोल्टमीटर पे कितना, वोल्टमीटर के सिरों पे कितना विभवांतर होगा। तो इस पॉइंट को तुम मान लो A, इस पॉइंट को मान लो B। अब ये वाली जो वोल्टमीटर जो है वो इसके समांतर क्रम में जुड़ा है, तो जो सेल के दोनों सिरों पे यहाँ C से लेके D तक जितना विभवांतर होगा, सेल के दोनों सिरों पे जितना विभवांतर होगा उतना ही इसके वोल्टमीटर के सिरों पे विभवांतर होगा, क्योंकि वोल्टमीटर सेल के समांतर क्रम में जुड़ा है और समांतर क्रम में विभवांतर समान होते हैं। तो हमें सीधी बात है C से लेकर D तक का विभवांतर निकालना है। ये विभवांतर निकालने के लिए पहले इसमें करंट पता होनी चाहिए, इस वाली भुजा में, है ना, बिना करंट ज्ञात करने हम इसको ज्ञात कर सकते। तो पहले दोनों में इसमें करंट ज्ञात करेंगे। अब तुम सोचो कि मान लो यहाँ से कितनी करंट चली I1, और यहाँ से कितनी करंट चली मान लो I2। तो ये I1 और I2 जो है मिलके, क्योंकि यहाँ पे जब हम किरचॉफ का नियम लगाएंगे तो इधर से करंट आ रही है, इधर से भी करंट आ रही है, दोनों ऐड हो जाएंगे, कितनी हो जाएगी I1 प्लस I2। तो इस भुजा में कितनी करंट जा रही है, I1 प्लस I2 करंट जा रही है। तो ये दोनों, अगर हम ये करंट निकालने चले तो कितनी करंट आएगी भाई, तो इसमें तुम किरचॉफ का नियम लगा लो। जानते हो किरचॉफ का नियम, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा देंगे इसमें हम। देखो इधर की तरफ चल रहे हैं, हमने कैसे लगाया, ये एंटी क्लॉक, हमने इसमें क्लॉकवाइज लगा दिया। किरचॉफ का रूल हमने कैसे लगा दिया, क्लॉकवाइज लगा दिया। चलो इस कौन से मैश में, मैश नंबर 1 में लगा दिया हमने किरचॉफ का जो रूल है। तो कैसा आएगा, या इसको हम बिना किरचॉफ के रूल से भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये दोनों जो सेल हैं दोनों की प्लस प्लस प्लेट जुड़ी है, तो सेल दोनों उल्टे जुड़े हैं, तो इसको डायरेक्ट ही कर लो। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, कुल ईएमएफ प्लस बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध। अब बाह्य प्रतिरोध तो है नहीं, ईएमएफ टोटल कितना है, मैंने ये जब थ्योरी में हमने बता रखा है बच्चों को, और आपने भी पढ़ा होगा कि अगर सेल जो होते हैं, सेल ऐसे अगर जुड़े हों तो ये सीधे कहलाते हैं।